जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज हमारे साथ टॉर्च लाइट के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मेजर जनरल डॉक्टर दिलावर सिंह सर। वैसे डॉक्टर दिलावर सिंह सर का अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ तो शायद मैं उस चीज़ को प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं उनको कैसे जानता हूँ उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। इट वॉज अराउंड 2014 एंड एनसीसी का एक सीएटीसी कैंप चल रहा था और उस स्पेसिफिक कैंप में मैं कैंप सीनियर था और वहाँ पर एक जो कल्चरल इवनिंग जब चल रही थी तो मैं वहाँ पर पहुँचा था। कुछ आरडीसी वाले बच्चे भी वहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे एंड देयर वन ऑफिसर वाज स्टैंडिंग इन द डोर एंड दैट ऑफिसर वाज फेसिंग इनसाइड द हॉल और मैं बैक साइड था। आई वॉज एक्चुअली वेटिंग कि वो जो सर हैं वो थोड़े साइड हो तो मैं हॉल में अंदर घुसूँ। और एट द टाइम आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं जानता नहीं था, पीछे से मुझे पता नहीं चला कि वो कौन है, बस शोल्डर्स पे थोड़ा सा वो ग्लिटर रिफ्लेक्ट हो रहा था तो मुझे ये पता चला कि ये पक्का ही सीओ साहब हैं और कोई नए यूनिट में कोई नए सीओ साहब आए हैं क्योंकि लो गार्डन का जो ग्रुप है वहाँ पर 5-7 यूनिट वहीं पर बैठती हैं। एट दैट मोमेंट दैट ऑफिसर टर्न्ड अराउंड एंड ही वॉज मेजर जनरल दिलावर सर और आई वॉज इन अ शॉक बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू बी देयर और सर भी नए थे उस टाइम, वहाँ पर पोस्टिंग उनका नया ही था और उन्होंने मुझे बताया बेटा कैन यू प्लीज़ डू दिस काइंड ऑफ थिंग और दैट वॉज द वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन आई हैड विथ सर। सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट सर। थैंक यू So, ऋषिराज। बिफोर वी कैन गो अहेड आप प्लीज़ आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए, दैट विल बी लाइक सो काइंड ऑफ यू, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो पक्का ही मेरे से कुछ चीज़ें मिस हो जाएगी एंड दैट्स नॉट द राइट थिंग। वो मेरे लिए भी मुश्किल है, मैं अपने बारे में क्या क्या बताऊंगा। सर गुजरात एनसीसी डायरेक्टरेट जो हैं उसके एडीजी थे जब मैं उनको सबसे पहली बार मिला। उसके बाद नेहरू युवा केंद्र संगठन में भी सर एज अ डायरेक्टर जनरल थे। वैसे सर आर्मी वेटरन हैं, वो ग्रेनेडियर से हैं और ये शायद उनकी सबसे बड़ी पहचान है। बाकी की जो चीज़ें जो पब्लिकली सिविल लाइफ में लोग जानते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा लाइफ सर ने आर्मी को डेडिकेट किए हैं। तो सर प्लीज़ आप बताइए, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन वो दे दीजिए जिससे बाकी व्यूअर्स को पता चले। मेरे को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़ा सौभाग्य इसलिए क्योंकि बचपन से लेके अब तक जो भी हमने नौकरी की उसमें सब जगह कहीं ना कहीं युवाओं से तालमेल रहा। जी सर। जब ट्रेनिंग में गए तो हमारे साथी युवा थे। हाँ। जब अफसर बन गए तो उस वक्त ही हमारे साथ जो यंग सिपाही थे वो हमारे करीब करीब साथ की उम्र के थे, कुछ हमसे जूनियर भी थे उम्र में, उनके साथ रहे। फिर 4-5 साल ऐसे निकल गए। फिर आगे भी जहाँ मौका मिलता रहा तो युवाओं के साथ बहुत अटैचमेंट रहा। फिर मेरी पोस्टिंग हो गई आईएमए के अंदर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर। तो वहाँ मौका मिला जितने भी हमारे यूथ हैं उनको ट्रेन करने का। उसमें हमारे इंडियन भी होते हैं और फॉरेन से भी फ्रेंड वहाँ कंट्रीज पे से भी होते हैं। हाँ जेंटलमैन कैडेट बन के आते हैं जिनको वापस जाके फिर वो अपनी आर्मी में अफसर बनते हैं। ओके। तो फिर वहाँ मौका मिल गया। फिर जैसे मान लो सीओ बने तो हमारे नीचे बहुत सारे मतलब जवान बात तगड़े तगड़े एकदम युवा है ना, उनको ट्रेन करना, उनके साथ रहना, उनके साथ ऑपरेशन करना और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करना और यहाँ भागना वहाँ भागना, पहाड़ी चढ़ना, सब करना। और इसी तरह से फिर जैसे मान लो एनसीसी में आ गए तो फिर वहाँ मौका मिला, NYKS में चले गए वहाँ मौका मिला। तो युवाओं के साथ बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरी पूरी ज़िंदगी में ज़्यादातर टाइम ऐसा रहा जब मैं यूथ के साथ रह गया। और उसके साथ जो मतलब यूथ के साथ रहता तो वैसे ही खुद युवा हो जाता है। बिल्कुल। आपकी थिंकिंग भी फिर एनर्जेटिक रहती है और काम भी तगड़ा रहता है और सब ठीक रहता है। सर आपने आईएमए भी बताया और वैसे आपकी एंट्री एनडीए थ्रू है, तो आप मुझे कुछ ये चीज़ बताइए कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम के कुछ ऐसे इंसिडेंट कि जो आपको मतलब लाइफ टाइम याद रहे हो। ट्रेनिंग वैसे हर किसी के लिए मेमोरेबल रहती है ना। कभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे बिल्कुल आपके साथ भी ऐसे मतलब कुछ मेमोरीज होंगी आपकी ट्रेनिंग की जो आपको अभी भी याद हो या फिर आप शेयर करना चाहें यंगस्टर्स से। देखो सबसे पहले तो करना पड़ता है आपको यंग ऑफिसर कोर्स। यंग ऑफिसर कोर्स में कंपलसरी होता था उस टाइम पे कमांडो करना। ओके। तो कमांडो करना है। अब हमारे साथ बहुत से हमारे जो साथी थे
वो रोज़ाना प्रैक्टिस करते थे। ओके 20 किलोमीटर दौड़ना, कोई 25 किलोमीटर दौड़ रहा है, कोई 18 किलोमीटर दौड़ रहा है, सब भाग भाग के प्रैक्टिस और सब मेहनत करते थे। तो मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की भाई। मैंने कहा जब टाइम आएगा तब देख लेंगे। तो फिर जब शुरू हुई ट्रेनिंग तो हमने एक चीज़ सोची कि भाई हमें पीछे नहीं होना है, अच्छे मार्क्स लेने, अच्छी ग्रेडिंग लेनी है तो आगे रहना पड़ेगा। तो चुपचाप आंख बंद करके जब कोई भी एक्टिविटी होती थी तो हम ये सोचते थे कि जो सबसे आगे आने वाले बच्चे हैं उनसे पीछे नहीं होना है बस। ओके सिंपल मंत्र ये रखा, फोकस ऑन द लीडर्स। फोकस ऑन विद द लीडर्स, बी स्टे विद द लीडर्स। और बहुत से लोग थे जिन्होंने बहुत ट्रेनिंग वगैरह भी की थी, तो वो अपने हिसाब से अपनी टाइम कैलकुलेट करके और उसके हिसाब से बाकी दौड़े या भागे या काम किया, तो वो कहीं बीच में आए या पीछे आए जैसे भी रहा। लेकिन मैंने सोच लिया कि भाई कुछ भी हो, चाहे टांगें दर्द करें या दिमाग में ऐसे लगे कि भाई गिव अप कर लो, कुछ कर लो, तो करना नहीं है। नेवर गिव अप, स्टे विद द लीडर और स्टे अहेड ऑफ द लीडर्स एंड कीप अप योर डिटर्मिनेशन, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। और फिर उससे मेरे को बड़ा फ़ायदा हुआ। मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी सब चीज़ें एक्सेलेंट में पास हो गई। एक्सेलेंट में पास होके हमारे को सब चीज़ों में नंबर अच्छे मिले और बेस्ट ग्रेडिंग भी मिली, वहाँ ठीक रहा। और साथ साथ फिर वहाँ पे राइफ़ल को सिखाते थे। ओके राइफ़ल किस तरह से ऑपरेट करती है, उसके अंदर जो पार्ट्स हैं राइफ़ल के अंदर, जो मूविंग पार्ट्स हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, ब्रीच ब्लॉक कैसे आगे जाता है, पीछे जाता है, कैसे गोली चेम्बर में आती है, कैसे फिर उसके ऊपर पीछे से पिस्टन की कैसे हैमर होती है और कैसे फायर होता है, वो सब कुछ था। तो राइफ़ल दिखाते थे और वो समझाते थे। अब राइफ़ल के अंदर तो जब चलती है तो नहीं दिखता था, बाद में खोल के तो देख सकते थे आप। तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आता था लोगों को क्या करना है। तो सब ज़्यादातर लोग रट लेते थे और उसको समझने की कोशिश करते थे। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे शाम को 1 घंटा निकाल के, जब बाकी लोग बाकी कुछ अपने खेल वेल को या कुछ कर रहे हैं दूसरा, तो मैं वहाँ ढूंढा एक वर्कशॉप और वहाँ जाके मैंने एक वुडन मॉडल बनाया, राइफल का ओपन वुडन मॉडल। ओके जिसको कि देख करके आप क्लियरली समझ सकते हो कि उसके ऑपरेटिंग पार्ट्स कैसे ऑपरेट होते हैं। ओके फिर मैंने वो गिफ्ट कर दिया उनको, ओके ट्रेनिंग वालों को। फिर उन्होंने काफ़ी साल तक उसको यूज़ किया, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा कि याद रहा कि चलो ये ठीक है, अच्छा हो गया, काम हो गया। एक मेरे को एक बार याद आया कि एक कोर्स में भेज रहे थे और मुझे अचानक बताया कि 10 दिन की नोटिस में तुम जाओ, तुम कर के आओ। ओके मैंने जी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब आर्मी में तो मानते नहीं, ऐसे बोल दिया तो जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं जी मैं जाना नहीं चाहता। कहते क्यों? मैंने कहा मैं वहाँ जाऊँगा बिना तैयारी के और वहाँ फिर नंबर कम आएंगे, मेरी ज़िंदगी भर पूरे मेरे ऊपर है, मैं नहीं करूँगा, वो मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर गुस्सा हो गया मेरे सीनियर, उन्होंने कहा देखेंगे तुम अगली बार क्या कर लोगे, तीर मारोगे क्या? हमने कहा सर तीर मारने की कोशिश करेंगे। तो फिर हमने अगली बार के कोर्स में आने से पहले ही 3 महीने खूब तैयारी की, खूब तैयारी की। इतनी तैयारी की कि 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हमने पूरे मेमोराइज़ कर लिए, पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, सब नोट्स अपने हाथ से बनाए 2 बार 3 बार, उनको ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, अपने आप सुनते थे फिर उसको सवेरे 4 बजे उठ के, और खूब अच्छे से तैयारी की। दिन भर में 2 बार 3 बार हम रिवाइज़ कर लेते हर चीज़ को। तो फिर उससे मेरे को बड़ी अच्छी वहाँ ग्रेडिंग मिली, बड़े अच्छे मार्क्स मिले, और वो मेरा रिकॉर्ड आज तक कायम है। हाँ, तो वो अच्छा रहा। फिर उसके बाद और भी बाकी मौके मिलते रहे। तो बस फोकस यही रहा कि जब भी हो, जहाँ पर भी हो, डिटर्मिनेशन छोड़ना नहीं है और बेस्ट बनने की कोशिश करनी है जी। जब बेस्ट बनने की कोशिश करोगे तो ज़रूर उतनी मेहनत करोगे, फोकस तरीके से करोगे तो बेस्ट आप हर चीज़ में बन जाओगे फिर। तो यही रहा, और उसके बाद जहाँ जहाँ मौका मिला फोकस एक ही है, बाकी सबसे अच्छा करना है। आप जब एनसीसी में आए थे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमने एक वेव सा महसूस किया था, जिसको बोल सकते हैं ना कि लाइक वो रेनेसा काइंड ऑफ चीज़ें, कि जो सालों से एक सिस्टम जो चलती आ रही थी, या फिर इतने सालों से चलते चलते थोड़ी सिस्टम जो स्लो हो गई थी, सिस्टम जो थक गई थी, और जैसे आपका पोस्टिंग हुआ वो सारा मतलब एकदम वो करंट ही दौड़ गया पूरी सिस्टम में। और आप कभी भी कहीं पर भी पहुंच जाते थे, है ना। कभी प्रोटोकॉल्स भी मेरे हिसाब से आपने काफ़ी सारे मतलब ब्रेक इस हिसाब से किए होंगे कि जो जनरली ऑफिसर्स नहीं करते थे, वो सारी चीज़ें आपने की। आप कैडेट्स को डायरेक्टली मिलते थे, आप कॉलेजेस के जो यूनिट्स उनकी परेड्स डायरेक्टली विजिट करते थे। तो ड्यूरिंग द टाइम काफ़ी मैं पर्सनली जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ में भी आपका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है।
आपके हिसाब से वैसी कौन सी मोमेंट्स हैं एनसीसी से जो आपको मतलब एकदम सेटिस्फाइंग लगती हैं, या फिर आपको वैसा लगता है कि अच्छा हुआ कि ये काम आपके हाथ से हुआ? ऐसे बहुत सी किस्से हैं, 2-3 बताता हूँ जो अभी एकदम से याद आ रहे हैं मेरे को। एक तो ये रहा कि एक बच्ची आई मेरे पास और वो थोड़ी गोलमटोल सी थी, थोड़ी हैवी सी थी। ओके। तो उसने कहा सर मेरे को एनसीसी ज्वाइन करना है और मेरे को वहाँ लॉ कैंप वाला जो लॉ गार्डन है वहाँ पे एडमिशन नहीं दे रहे। हैं। हाँ हाँ। तो मैंने उनसे पूछा भाई एडमिशन क्यों नहीं दे रहे उसको? उन्होंने कहा सर ये ऑलरेडी सेकेंड ईयर में है, तो इसको 3 साल मिलेंगे नहीं, तो हम एडमिशन कैसे देंगे? एनसीसी 3 साल का रहता है, एनसीसी 3 साल का है, वो ऑलरेडी सेकेंड ईयर में आ चुकी थी। तो मैंने कहा क्यों तुम ज्वाइन करना चाहते हो? कि सर एक तो एनसीसी शौक है, एक मेरा शूटिंग का बड़ा अच्छा शौक है, तो मैं करना चाहती हूँ। ओके। और मेरे को उसने कन्विंस किया। ओके। तो फिर मैंने कुछ तरीका निकाल के कुछ अपने अफसरों को थोड़ा समझा के उनको फिर एडमिशन करा दिया। ओके। और उस लड़की ने बड़ा अच्छा काम किया, हर कंपटीशन में उसने मेडल लिए शूटिंग में। और जब मोदी जी पहली बार आए हमारे प्रोग्राम के अंदर एनसीसी में, आमतौर पे आते नहीं थे मोदी जी। ओके। क्योंकि उनको लगता था ये लोग काम नहीं करते हैं। ओके। तो जब मैंने बुलाया तो भी शायद नहीं आते, लेकिन मैंने उनको बताया, मैंने सर इस बार ज़रूर आना है आपने। अरे क्यों? मैं सर बहुत मेडल आए हैं बच्चों के, फिर पक्का आएंगे हम। तो आए मोदी जी, तो मैंने सबसे पहले उस लड़की को सबसे सामने खड़ा किया। ओके। क्योंकि 14-15 मेडल उस लड़की के गले में, और सबसे आते ही पहले मोदी जी ने देखा तो बहुत खुश हुए कि भाई देखो बच्चों ने तरक्की की है। फिर दूसरा किस्सा मेरे को याद आता है कि मैं भावनगर गया। भावनगर में अपनी नेवल की एनसीसी थी। नेवल की एनसीसी में बहुत कम बच्चे थे, बहुत ही कम, 100 से भी कम, और उनकी वैकेंसी बहुत थी। तो मैंने कहा क्या बात है? कहते सर आते नहीं बच्चे। तो फिर मैंने उनको बोल के और कुछ प्रोफेसर्स को बोल के, कुछ प्रिंसिपल्स को बोल के मैंने कहा आप बच्चे इकट्ठे करो और हम मोटिवेशन करेंगे और फिर देखते हैं कितने बच्चे आएंगे। तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा हॉल है उसमें उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया। मैं गया उस दिन, तो जब मैं गया तो हॉल के बाहर ही बहुत सारे बच्चे खड़े थे। मैंने चलो भाई चलो अंदर चलो। सर अंदर हॉल भर गया, अभी जगह नहीं है, अभी हम तो बाहर खड़े हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं आपके लिए स्पीकर बाहर लगाता हूँ, आप जाना मत, सुन के जाना। फिर स्पीकर जल्दी जल्दी लगवाया आधे घंटे में, और फिर सबके साथ बातचीत हुई, मोटिवेशन किया, और मैंने वहाँ करीब 3000 फॉर्म रखे थे। और 3000 के 3000 लेक्चर के बाद ठगाठक बच्चे ले गए उसको। और जहाँ पहले हालात ये थे कि भाई बच्चे आ नहीं रहे हैं, अब मेरे पास जितनी वैकेंसी थी उससे डबल फॉर्म थे, रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे थे बच्चे। तो फिर हमने सिलेक्ट कर करके बच्चे लिए, बहुत अच्छे बच्चे आ गए। और उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब नेवी का ऑल इंडिया कैंप हुआ फाइनल, वहाँ पे उड़ीसा में कैंप जिसको बोलते हैं, उड़ीसा में नौसैनिक कैंप जब हुआ, तो वहाँ पे 100% गोल्ड मेडल गुजरात के वही बच्चे लाए। क्या बात है। मैं खुश हो गया बिल्कुल, मैंने कहा भाई मज़ा आ गया, है ना। तो बहुत सी बार ऐसे होता है कि भाई ऐसे करते हैं। फिर हमारे पास एएनओ बहुत कम थे, आपको याद होगा। हाँ, एएनओ काफ़ी शॉर्टेज है ना, एएनओ बहुत शॉर्टेज थी, हमने दनादन करके उनको सब फुलफिल किया। तो पहले कैसे बोलते थे एएनओ नहीं आते हैं, फिर एएनओ भी ज्वाइन कर गए। और एएनओ इतने अच्छे अच्छे ज्वाइन किए कि आप ये देखो उनकी जो ट्रेनिंग होती है ना इधर ग्वालियर में, ग्वालियर में जो बेस्ट कैडेट भी गुजरात, टॉपर भी गुजरात, क्या बात है, फर्स्ट कैडेट भी गुजरात, 3-3, 4-4 बच्चे हमारे सब टॉप, मतलब पूरे हिंदुस्तान के बच्चे पीछे। एएनओ की बात करें? हाँ, पूरे हिंदुस्तान के एएनओ पीछे और गुजरात के सबसे आगे। 4-5 वो अपनी लेडी एएनओ थी, क्या शानदार काम किया, मज़ा आ गया। फिर ला के उन्होंने दिखाया हमको पूरे अपने अवार्ड वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, तो बहुत अच्छा लगा। और तो सर हमारे गुजरातियों को दाल भात कहा जाता है, तो शायद आपने वो डेफिनेशन उस साल के लिए तो चेंज कर ही दी। नहीं, बड़ा अच्छा रहा। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि जहाँ भी गए, चाहे राजकोट था, जूनागढ़ था, या बड़ौदा था, वल्लभ विद्यानगर था, अहमदाबाद था, पाटन था, जहाँ भी, हिम्मतनगर था, जहाँ भी हमारी एनसीसी यूनिट्स थी, सूरत था, बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने। मैं तो सैल्यूट करता हूँ हर एक बच्चे को।
मुझे अभी भी याद है कुछ बच्चे जो बड़ौदा में थे, शूटिंग में बहुत से वो मतलब अपना अच्छा करना चाहते थे, उनको कुछ छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ थी, वो डायरेक्ट आके मेरे से मिले। मैंने कहा तुम सब आ जाओ, हम मिलेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हल करेंगे। तो फिर वहाँ 20-22 बच्चे आए, काफ़ी लड़कियाँ भी थी उसमें, और उन्होंने बताया सर हमको ये हेल्प चाहिए, वो सब करके कर दिया, और उसमें बहुत हमारे अच्छे उसमें रिजल्ट्स भी आए, मेडल भी आए, और बच्चे खुश, और सब बड़ा अच्छा काम चला। फिर मेरे को एक याद है उसका अपना जो हमने वो बनाया था ना, एक मोटो स्लोगन, नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, यस सर, आई है ना? स्टिल रिमेंबर दैट। हाँ, आपने मुझे याद है एक स्पेसिफिक मीटिंग आपने रखा था, कुछ स्पेसिफिक लोगों को आपने मतलब बुलाया था उस टाइम पे, और ये लो गार्डन ही था ग्रुप में वहीं पर, और टाइम्स ऑफ इंडिया का जो कैंपेन चल रहा था, स्पेसिफिकली जो आई लीड वाला जो कैंपेन था, बी दैट चेंज, आई स्टिल रिमेंबर द टैगलाइन। तो उस टाइम पे आप थे, और टाइम्स की भी टीम थी, और आपने सारे लोगों को एड्रेस किया था। तब से मतलब मैं पहली बार शायद तब आपसे ये बात सुना, आपने उस बताया था नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट। तो इससे पहले ये रिवेलेंट नहीं था उतना, है ना? काफ़ी सारी इधर उधर की चीज़ें भी, हाँ नहीं मतलब था, ये स्लोगन था ही नहीं। तो ये स्लोगन एक्चुअली पहली बार आया उससे एक दिन पहले। ओके। वो शुरू हुआ बड़ौदा में। ओके। तो बड़ौदा में ऐसे ही बच्चों को मैं एड्रेस कर रहा था। एड्रेस करते करते मेरे को दिमाग में आया कि ये स्लोगन अच्छा रहेगा। तो मैंने बच्चों को बोला, मैंने बच्चों याद रखना है आपने नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, और मैंने उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि भाई इफ़ यू लूज वेल्थ इट इज़ नॉट ए लॉस, इफ़ यू लूज हेल्थ इट इज़ सम लॉस, बट इफ़ यू लूज कैरेक्टर then you lost everything. Then you lost everything. So it's very important to pay attention to the character. And nation of course is always first. तो वो बनाया। तो जब मेरे को याद है कि मैं वहाँ बातचीत करके चल पड़ा, जब मैं रास्ते में आ गया तो मैंने एक अफसर को वहाँ रिंग करके पूछा, मैंने भाई क्या रिएक्शन था बच्चों का, क्या रिएक्शन है ऑफिसर्स का? कि सर बच्चों का रिएक्शन तो ठीक था, लेकिन ऑफिसर का रिएक्शन थोड़ा वैसे ठीक नहीं था। मैंने क्या हो गया? तो क्या सर ऑफिसर बोलते हैं कि ये बड़ा आज ADG निया, ये बोलता है नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, और ये बोलता है कि मैं पूरे गुजरात में करूँगा, कहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बोलते हैं। मैंने चलो कोई बात नहीं, कोई सोचने में कोई बुराई नहीं है, हम कोशिश करेंगे। और फिर मेरे को बड़ी खुशी है बताते हुए, देखो ऋषिराज आपको, कि फिर वो स्लोगन हमारे पूरे गुजरात में बहुत अच्छा पॉपुलर हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत बच्चों ने उस पर काम किया, बहुत बच्चे याद रखते हैं, और बहुत बच्चों के बायो में लिखा हुआ है। यस बच्चों ने अपने सोशल मीडिया के बायो में लिखा हुआ है नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट। हाँ। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं चला गया NYKS में। फिर मैंने उसको चलाया पूरे हिंदुस्तान में। फिर वो हिंदुस्तान में पॉपुलर हो गया। फिर मैं जहाँ भी उतरता था ना, जिस भी स्टेट में जाके मेरे को बच्चे मिलते थे, सर नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। फिर वहाँ से चलते चलते फिर क्या हुआ कि मैं कुछ बाहर देशों में गया डेलीगेशंस के साथ, उन देशों में भी हमने चलाया फिर नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट, उन देशों को भी अच्छा लगा, तो काफ़ी पॉपुलर हुआ वो। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये स्लोगन बना हमारे टाइम पे, और फिर अच्छा पॉपुलर हुआ वो, और बात भी अच्छी है नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट। एक इवेंट मुझे वो भी याद है, मैं अटेंड उसको नहीं कर पाया था, और मुझे लाइक कुछ इवेंट जो हम अटेंड नहीं कर पाते उसका बड़ा लॉस होता है। मेरी एग्जाम्स थे उस ड्यूरेशन में, तो मैं नहीं कर पाया था। आप गए थे सेंट जेवियर्स कॉलेज में, और वहाँ पर रश्मि दीदी थी, और रश्मि गुलिया। हाँ रश्मि गुलिया। एक्चुअली रश्मि दीदी उससे पहले NCC से तो शायद पास आउट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपने उसके होर्डिंग्स वगैरह बनवाए। अब पूरी कॉलेज ने शायद रश्मि को इस स्पेसिफिक प्रोफाइलिंग के साथ कभी नहीं देखा होगा। वो टॉपर थी वहाँ पर, गोल्ड मेडलिस्ट थी, सारे लोग उसको एज अ पटाखू के तौर पे देखते थे, लेकिन किसी लोगों को ये नहीं पता था कि वो सिंगापुर जा चुकी थी यूथ एक्शंस प्रोग्राम में, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी थी। और जितनी मतलब मैं तो उसको काफ़ी बार चिढ़ाता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि जितनी अच्छी तू ऐसे दिखती है ना, उससे अच्छी तू यूनिफॉर्म में दिख रही थी, है ना। और ये एक ज़बरदस्त माहौल था, ये एक वेव था, ये क्रिएशन ऑफ वेव था। उसके बाद लाइक बहुत सारी वो कॉलेजेस में आते हैं कि जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। कॉलेज बहुत वाइब्रेंट है, लेकिन NCC में लोग इतने एक्टिव नहीं थे। रश्मि वाला वो जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उसके बाद रश्मि ने वो सारे फोटोज़ वगैरह मुझे भेजे थे, उसके बाद जो माहौल बना उधर, मतलब गजब ही हो गया। नहीं रश्मि ने अच्छा किया। देखो उसके बाद उसने अपना MSc भी टॉप किया। यस MSc भी टॉप किया, है ना, बहुत हार्डवर्क किया सर, बहुत हार्डवर्क किया उसने। उसके बाद उसने फिर DRDO में उसको जॉब मिल गई। DRDO में अच्छा काम किया उसने। फिर उसने इतना कॉन्फिडेंस पैदा किया अपना, इतनी क्लैरिटी ऑफ माइंड पैदा की अपनी,
कि उसने गवर्नमेंट की क्लास 1 जॉब रिजाइन कर दी। यस लोग इतने कह रहे हैं हमको यूपीएससी करना है, ये करना है, वो करना है, उसको मिली मिलाई जॉब उसने रिजाइन कर दी। और मेरे को थोड़े दिन बाद उसने बताया सर मैंने जो रिज़ाइन कर। मैंने क्यों किया आपने रिज़ाइन? कि सर मैं अपने आप खुद कुछ करना चाहती हूँ। और मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बता के बहुत खुश हूँ कि उस लड़की ने मेहनत करके अपनी एंटरप्रेन्योरशिप इतनी अच्छी खड़ी की है कि शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन हर एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके अलावा शी कीप्स हरसेल्फ वेरी फिट, फिजिकली वेरी फिट, और मैराथन दौड़ती है मैं अभी भी लगातार। और उसके अलावा उसने अपना ये जो शेयर मार्केट ब्रोकिंग बड़ा अच्छा करती है, बहुत अच्छा है ना। तो उसने ऑलराउंडर है वो ऑलराउंडर है, लीडर है वो, ऑलराउंडर है ना। और बहुत जो ठान लेती है ना, बहुत कम बच्चों को एक चीज़ पता है कि उसकी बैकग्राउंड में कितने बड़े चैलेंजेस थे। उसके डोमेस्टिक चैलेंजेस का अंदाज़ा नहीं है लोगों को, लेकिन वो लड़की को मैं सैल्यूट करता हूँ। क्यों? इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को पार करके उसने इतनी बड़ी बड़ी फीट्स, अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं। उसकी मेहनत को, उसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड को, उसकी कमिटमेंट को, उसकी डेडिकेशन को सैल्यूट करना पड़ेगा भाई। सही है सर। वैसे ये शेयर ब्रोकिंग वगैरह जो है ना, वो लड़कियों का जॉनर नहीं रहता है जनरली, है ना, लेकिन इसने बहुत अच्छा किया है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है कि उसको पहले से सारी चीज़ें पता थी, उसको कुछ नहीं पता था। शेयर ब्रोकिंग आज मुझे भी आज भी बहुत मेहनत करती है। क्वाइट गुड एंड the best thing is she is into deep learning. Yes. She is into deep learning. उस गहराई में सब्जेक्ट्स को आज प्रोफेसर्स नहीं पढ़ते हैं जिस गहराई में जाके वो पढ़ती है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर। वो आपका ही बना हुआ है और एक अजूबा है सर। नहीं, बहुत लड़के हैं। एक वो लड़की हमारी अच्छी लग गई, वहाँ पे उसने अच्छा काम किया, पहले एनसीसी में अच्छा किया, फिर अभी वो शायद मेरे ख्याल से वहाँ चली गई है इंग्लैंड, यूके, एंड शी इज डूइंग वेरी वेल देयर आल्सो। नाम दिव्या अरोड़ा। दिव्या अरोड़ा, यस, फ्रॉम बड़ौदा, यस, है ना। वेरी गुड गर्ल, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी कमिटेड, वेरी नाइस। तो बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो हर एक बच्चे को कहता हूँ भाई तुमने अच्छा काम किया। एक वो था हमारा सुमित टेम्बे, यस, है ना। तो सुमित टेम्बे ने भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी कर ली है, वो इज डूइंग सो वेल नाउ, है ना। एक वो था क्या, सुरजीत पाजी, यस, है ना। सुरजीत पाजी मैराथन्स नाउअडेज, इज ऑर्गेनाइजिंग मैराथन एंड क्वाइट चैलेंजिंग मैराथन्स इज ऑर्गेनाइजिंग। वो करता है, देखो ट्रेल रन भी कुछ करवाया था उसने, वो किया उसने। फिर वो अपना लड़का था नायर, वो आर्मी में चला गया। यस 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 यस, आर्मी में चला गया वो। हाँ, उसके बाद तो मेरा उससे मिलना नहीं। हाँ, वो चला गया, आर्मी में चला गया, उसमें आर्टिलरी में है, डूइंग वेल। कभी कभी आती है उसकी बातचीत आती है, अच्छा है उसका, बिल्कुल बढ़िया है। फिर एक मैं उस लड़के को याद रखता हूँ, आपने कहा कि अब सब याद कराओ तो मैं सब याद कराता हूँ, है ना। भीमदेव, यस, है ना। भीमदेव का पैशन था भाई टूरिज्म। yes. तो कहते सर क्या करना चाहिए मेरे को? मैंने कहा तुम अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करो, टूरिज्म ही करो। इनविंसिबल के साथ भी काफी टाइम हाँ, वॉलंटियर था। ही इज डूइंग सो वेल, यस, ही इज डूइंग सो वेल, ठीक है ना। फिर वो हमारा एक ऑलराउंडर है, शेर है हमारा गुजरात का, मदीश पारेख, है ना। वो तो एनसीसी में भी नहीं था। एनसीसी में नहीं था, लेकिन देखो कि मतलब उसने काम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। मैं और मदीश इनविंसिबल में हाँ, सोशल वर्क में मदीश का मुकाबला नहीं है। यस, नॉट ओनली विद इन गुजरात, नॉट ओनली विद इन इंडिया, अब रशिया भी, अक्रॉस द वर्ल्ड वो कहाँ जाके कितना अच्छा काम करता है। yes. और जेन्युइन, आपको याद है उसने कोरोना में कितना काम किया? yes. याद है ना? yes. आपने भी किया, yes. दोनों ने किया। yes. हमने लेकिन काम किया ना, वो थोड़ा तूफानी वाला काम ज्यादा था। हाँ, हमने ज्यादातर काम क्या किया सर, हमने ड्रोन उड़ाए। तो उस टाइम पे जो लोग बाहर बहुत निकलते थे ना, तो पुलिस को बड़ी हेल्प की जरूरत थी। तो उस टाइम पे डीसीपी थे बिपिन आहिरे करके, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। हमारे पास 4 ड्रोन थे उस टाइम, और वैसे भी घर में बैठे बैठे काफ़ी, मतलब बुक्स पढ़ने का फेज भी गुजर चुका था, डॉक्यूमेंट्रीज देखने का फेज भी गुजर चुका था, और शायद वेब सीरीज भी अब मतलब बोरिंग लगने लगी थी। उस टाइम पे उन्होंने स्पेसिफिकली अप्रोच किया, और फिर हमने बहुत ड्रोन उड़ाए, बहुत ड्रोन उड़ाए। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। और फिर अपनी एक वो बिटिया है, उसका नाम भूल जाता हूँ मैं, वो जो जिसने वो इतने सारे इसमें नदी में पकड़े थे ना, सांप सूप मगरमच्छ वगैरह पकड़े, क्या लड़की है ना उसका? बड़ौदा से थी, बड़ौदा से लड़की है ना। शी इज़ वेरी गुड गर्ल,
यस यस, मैं Very नाम good guy. रिकॉल नहीं कर पा हाँ. रहा हूँ, यस मराठी सरनेम में कुछ उनका. यस. हाँ. फिर हमारी वो बिटिया थी जो एक्वेटिक्स में, यस. उसने बहुत अच्छा काम किया, हाँ. है ना. फिर हमारा वो था नील कॉन्ट्रैक्टर Yes. एक्वेटिक्स में, उसने बड़ा अच्छा काम किया. पूरा कैडेट खड़ा हुआ है सर उस टाइम. हाँ. और अभी भी वो प्रिवेलेंट. अरे भाई मैं कहता हूँ उस टाइम के बच्चे इतने अच्छे रहे ना, वो हमको मोटिवेट करते हैं. हम क्या करेंगे उनको मोटिवेट. अचीवमेंट इतनी इनकी बच्चों की, कमिटमेंट है, मेहनत है. मतलब मैं नाम गिनता रहूँ, शाम हो जाएगी, सवेरा हो जाएगा, इतने बच्चे अच्छे काम किया. सर थोड़ा डायरेक्शनल शिफ्ट करते हैं. हाँ. जैसे आपको पता है नो ड्रग्स कैंपेन के बारे में हम वर्क कर रहे हैं. जो फैक्ट्स ग्लोबली हैं वो बहुत ही वरीसम है. ग्लोबल लेवल पे देखें तो 3.5 लाख लोग हर साल मरते हैं जस्ट ड्रग ओवरडोज के हिसाब से. करेक्ट. सिर्फ यूएस की बात करें तो वहाँ पर सिचुएशन ऐसा बोल सकते हैं कि बीच के 2 डेकेड में वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी. अभी भी यूएस में सिर्फ ओपियोइड ओवरडोज से हर साल 70 to 80,000 डेथ हो रहे हैं. पंजाब की सिचुएशन सारे लोगों को पता है. अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो बता रहा है कि 76% घरों में पंजाब में मिनिमम एक ड्रग एडिक्ट है. और ये गवर्नमेंट सर्वे 2019 के बाद कोई नया सर्वे नहीं आया है. 2019 सर्वे के हिसाब से टीनेजर्स की बात करें तो 10 to 17 ईयर्स के जो एज ग्रुप हैं उसमें 1,57 लाख टीनेजर्स एजेड बिटवीन 10 to 17 आर ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट्स. सो जो नंबर्स जिस चीज़ को दिखा रहे हैं वो बहुत ही शॉकिंग है. अभी हम नो ड्रग्स कैंपेन कर रहे हैं और ये अभी हमारा इनिशियल फोकस जो है वो स्टेट ऑफ गुजरात है. बिकॉज सिचुएशन इज़ लाइक दैट कि पंजाब की बॉर्डर सील हो गई प्रॉपरली. वहाँ से जो ड्रग आ रहा था वो काफ़ी कम हो गया. और अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया. उसके बाद वहाँ भी उन्होंने सख्ती बरती है ड्रग्स डीलर्स के ऊपर. जो भी पॉपी उगा रहे हैं उसके ऊपर वो डायरेक्टली फायर कर रहे हैं. तो जो भी डीलर्स हैं वो अभी रश में हैं. वो फटाफट 2-3-4 साल में अपना स्टॉक ख़त्म करना चाहते हैं. और बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो कोस्ट लाइन है, गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन 1600 किलोमीटर्स. सो बहुत ड्रग डंप होना शुरू हुआ और ड्रग सीजर भी उतना बड़ा. एनसीबी के हिसाब से वी हैव सीज्ड ऑलमोस्ट 10% ऑफ द ड्रग विच वॉज इनकमिंग. क्योंकि कोस्ट लाइन पर ड्रग सील करना थोड़ा लैंड के हिसाब से थोड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है. और ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट्स और ड्रग की बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो इट इज़ लाइक नेवर एंडिंग. जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो अंदर से हल्का सा मतलब सैडनेस फील होती है कि ये कहाँ पर जा रहे हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न कि इनविंसिबल ने स्पेसिफिक कैंपेन को उठाया है कि लोग ड्रग में जाए उससे पहले ही उसको स्टॉप करें. सो प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन द लाइक ड्रग एडिक्शन. क्योंकि आप ऑलरेडी उस एरिया से हैं जो एरिया गुजरात से थोड़ा ज़्यादा ही अफेक्टेड है. तो कोई अगर आपके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल आता है तो वो भी आप शेयर कीजिए. एंड प्लीज़ गिव गाइडेंस कि स्पेसिफिक इस कैंपेन को आगे कैसे ले जाना चाहिए. देखो, ड्रग की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है. जो आपने नंबर्स बोले वो नंबर गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स या किसी डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है. पर आप ये भी जानते हो अच्छे से कि डाटा कलेक्शन में हमेशा त्रुटि रहती है, कमियां रह जाती हैं. yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल डाटा में कहीं ना कहीं से भी ज़्यादा नंबर्स होंगे. yes. yes. है कि नहीं? एक्सपेक्टेड है. हाँ. अच्छा, अब उसमें चूंकि मैं डीजी था एनवाई केस का, तो वहाँ से 2 बातें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ. एक, सबसे पहले हम जानते थे कि भाई मणिपुर साइड में उधर बर्मा साइड से ड्रग्स वगैरह आती थी, मोरे वगैरह से आती थी. तो चाहे वो त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, मिज़ोरम हो, नागालैंड हो, पार्ट्स ऑफ असम भी है, ये ऑल दीज एरियाज वर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ड्रग्स कमिंग फ्रॉम ईस्ट. ओके. और जो ड्रग्स आ रही थी हमारी वेस्ट के साइड से, उसमें हमारा पंजाब सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ. और इसमें हमारे दुश्मन देश का हाथ है. बिल्कुल हमारे दुश्मन देश का हाथ है. क्यों है? क्योंकि वो हमारी जो युवा पीढ़ी है जो स्ट्रांग है, जो देश को अपने कंधे पे लेके चलती है, वो चाहते हैं कि भाई इस पीढ़ी को ही बर्बाद कर दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा. तो वेस्ट में पहले पंजाब में बहुत आई. पंजाब के अंदर फिर हमने हर साल काफ़ी पैसे हम लोग अपने डिपार्टमेंट से भेजते थे और हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर
टीमें बनाई, जो काउंसलर्स की टीम्स और अवेयरनेस के लिए टीम और बच्चों की यूथ की टीम सारी, यूथ ब्रिगेड सारी की सारी, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। अभी लेटली मेरे को पता नहीं क्या सिचुएशन वहाँ पे, क्योंकि मेरे को कुछ अभी समय हो गया कि पंजाब का डेटा मैंने नहीं लिया है। उसके बाद बाकी स्टेट्स में देख लेते हैं। J&K में भी ड्रग्स हैं। आज जितनी बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं, कोई मेट्रो सिटी ऐसी नहीं है जिसमें 1 किलोमीटर के रेडियस में आसानी से ड्रग नहीं मिलेगी। ट्रू दैट। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मैं ये देखता हूँ कि जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरे को बच्चे मिलते हैं और वो ड्रग्स ले रहे होते हैं। मैं उनको समझाता हूँ, लेकिन मैं अकेला एक आदमी समझाने से काम नहीं चलने वाला है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऑब्जर्वेशन है मेरी, भाई इस तरह से हो रहा है, एक्चुअल हो रहा है। और ये सबको पता है कि भाई ड्रग्स से नुकसान है। बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि भाई इतनी हम लोग कोशिश करते हैं, बताते हैं, फिर भी कैसे हो रहा है। तो एक तो मेरे को लगता है कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ईजी अवेलेबिलिटी है, इजी अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, और विद इन अफोर्डेबिलिटी है। अगर विद इन अफोर्डेबिलिटी नहीं होती तो भी शायद नहीं करते। सर अफोर्डेबिलिटी तो थोड़ा कष्ट है, हाँ भाई इतना चीप मैनेज कर लेते हैं, चीप भी नहीं है, लेकिन वो एक बार लत लग गई तो फिर उतने पैसे वो चाहे अपनी किताब बेच के लाए, वो फीस ना दे, स्कूल की कॉलेज की लेके आता है, वो यूज़ करता है। ये बात आपकी ठीक है, मिल जाता है उसको। अच्छा, फिर क्या था कि पहले सिर्फ लड़के ले रहे थे, यस। अब दूसरी समस्या है, हाँ। अब लड़कियां बराबर ले रही हैं या ज़्यादा ले रही हैं, ठीक है ना। फिर मेरे को लगता था कि सिर्फ बॉर्डर एरियाज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो बॉर्डर के स्टेट्स हैं यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं गया केरला में मैं सच बोलता हूँ कि मैंने तकरीबन, जब मैं DGNY केस था, मैंने तकरीबन हर एक चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत की है, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की है, उनको हेल्प करने की कोशिश की है कि हम किस तरह से यूथ के प्रोग्राम को डिज़ाइन करें जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट जो कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस हो जाएं। एक ऐसा मेरे को प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर मिला केरला का, जिसने खुद अपने इनिशिएटिव पे मेरे को बोला कि DG साहब हमको आपकी हेल्प चाहिए। मैंने सब किस चीज़ की हेल्प चाहिए आपको? कहता हमारे यहाँ बच्चों में ड्रग्स की प्रेवलेंस बहुत बढ़ गई है और स्कूल लेवल से बढ़ गई है और 7वीं 8वीं क्लास ऑनवर्ड्स बढ़ गई है, और आप इसके लिए अच्छा प्रोग्राम बनाइए, आपको जो अगर फंडिंग प्रोग्राम के लिए चाहिए तो हम करेंगे, हमारी यूथ ब्रिगेड भी हम आपको देंगे और हम अपने जो यूथ लीडर हैं वो भी आपको देंगे, आपको जो चाहिए लीजिए और उसको काम को कराइए आप। तो जब उन्होंने बात की तो मुझे एकदम से यकीन नहीं हुआ कि कहाँ केरला में जाके, मतलब हम तो सिर्फ वही बेल्ट सोच रहे थे, केरला में बॉर्डर अफेक्टेड है। हाँ, वही बात थी ना। तो मैं तुरंत जैसे ही CM के ऑफिस से निकला तो मैंने तुरंत अपने जो मेरे अधिकारी थे उनसे कहा कि मेरे को तुरंत आप लेके चलो, आसपास जो भी 4-5 स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मैं बच्चों से बात करके देखना चाहता हूँ। मैं तुरंत गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर और मैंने पाया कि CM की बात ठीक थी। वहाँ हमने प्रोग्राम चलाए, वो फिर उसके बाद मेरा टाइम वहाँ ख़त्म हो गया था, तो मेरे हिसाब से शायद चल रहे होंगे और हो सकता है थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई होगी, क्योंकि CM खुद उसको चलाने में सीरियस है, इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। मैं गया मध्य प्रदेश, मैं गया जबलपुर में मेरे को कुछ प्रोफेसर्स ने बोला कि सर यहाँ ड्रग्स आ गई। मैंने कहा जबलपुर में? ना तुम्हारी मेट्रो सिटी है, ना तुम बॉर्डर पे हो, तुम बिल्कुल सेंट्रल में, इंटीरियर में बैठे हो, तुम्हारे कहाँ ड्रग्स वाले आ गए यार? पता किया, बात सच है। अब आप ये देखो कि कोई स्टेट, कोई शहर, कोई कस्बा नहीं बचा, कोई स्कूल कॉलेज नहीं बचा जहाँ ईजी अवेलेबिलिटी नहीं है ड्रग्स की। उसके कारण प्रेवलेंस बढ़ गई है। और मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों देखो, आप यूज़ करते हो, पहली बात तो आप खुद जानते हो अच्छा नहीं है, अपनी कॉन्शियस से चेक करोगे तो आपको खुद पता लगेगा अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, ये बात को पता ही है कि वो अच्छा नहीं है। दूसरी बात, आप ये देखो ना कि आप अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हो। सेहत ही ऐसी चीज़ है जो आपको बुढ़ापे तक या जो भी आपकी उम्र है वहाँ तक लेके जाएगी ठीक ठाक। अगर सेहत को ही ख़राब कर लोगे तो आपकी मिडिल एज, ओल्ड एज बहुत मुश्किल होने वाली है, आपका कैरेक्टर गड़बड़ होने वाला है। क्यों? उससे फिर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे पूरे नहीं होंगे, फिर आप गलत काम करोगे, आप उसको कंज्यूम कर लोगे, फिर दिमाग में गलत काम आएंगे, फिर आप गलत काम करोगे, तो आपकी सेहत खराब होगी,
आपका कैरेक्टर खराब होगा, आपका कैरियर खराब होगा, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप जो आप कर सकते थे, अपॉर्चुनिटी थी, उसमें आप नहीं कर पाओगे, सक्सेसफुल नहीं होगे, ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगे। फैमिली के लिए बर्डन बन गए आप। यस बिल्कुल। फैमिली के लिए एक ब्लेम वर्दी, जो एक कह सकते हो एक तरह का कलंक भी लग गए कि भाई इनका बच्चा तो ड्रग्स में है। शादी करने कराने में प्रॉब्लम। फिर सबसे बड़ी बात यह है, यंग लोगों के लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ कि भाई मैं तुमको सच बोलता हूँ, तुम इम्पोर्टेंट हो जाओगे। यस, बिग रिस्क। हाउ विल यू लीड ए नॉर्मल मैरिड लाइफ, ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। और अगर वो कर भी लिया और किसी तरह से तुमने आगे ज़िंदगी चलाने की कोशिश की, बच्चे पैदा करने की कोशिश करोगे, तुम्हारे बच्चे ठीक से पैदा नहीं होंगे। बच्चों में अगर विकृति आ गई तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक अगर डिसेबल्ड बच्चा हो तो उसको केयर करना कितना मुश्किल है। आजकल तो अच्छे बच्चों को केयर करना मुश्किल पड़ रहा है, एक डिसेबल्ड बच्चे को अगर आपको करना पड़ा तो आप लोग भैया बिल्कुल थक जाओगे, आप हाथ उठा दोगे। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए अब मैं सीधी बात एक ही करूँगा, देखो एक ही एक्चुअल अच्छा तरीका है इससे निजात पाने का। आपको अगर मैं याद दिलाऊं कि पंजाब में भी 80s में आतंकवाद आया है ना जी। लेट 80s में आतंकवाद आया वहाँ पे, और सबसे जल्दी वहाँ आतंकवाद फैला और सबसे जल्दी वहाँ आतंकवाद कंट्रोल हो गया। क्यों कंट्रोल हो गया? क्योंकि लोगों ने, पॉपुलेशन ने यह ठान लिया भाई हम यहाँ आतंकवाद नहीं रहने देंगे। दी सोसाइटी टुक एक्शन इन देयर ओन हैंड एंड दे स्टार्टेड बीटिंग दी टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे लाठी से, डंडे से, फावड़े से, कस्सी से, तलवार से, जो मिल गया उनको मारना शुरू किया जी। उन्होंने अपनी सिचुएशन को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया। तो ज़रूरत सिर्फ ये है कि सोसाइटी के अंदर चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पेरेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे यूथ खुद हो या यूथ लीडर हो या डॉक्टर हो या नहीं भी डॉक्टर हो या टीचर हो या कुछ भी हो, हर व्यक्ति को ड्रग के खिलाफ काम करना है। जो बच्चे हैं उनको समझाना है, और जो ड्रग बेच रहा है उसके साथ कोई किसी प्रकार की रियायत मत करो। उसकी रिपोर्ट दो पुलिस को या जो भी एंटी ड्रग एजेंसी है उसको बताओ, और अगर नहीं मानता तो सोसाइटल एक्शन लो, उसको समाज से बाहर करो, उसके घर के बाहर पैरा लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन इसको रोको आप, वरना ये आपकी फैमिली को खा जाएगी, ये आपकी सोसाइटी को खा जाएगी, समाज को खा जाएगी, और फिर देश तो गया ही गया। नुकसान तो होगा ही सबको। क्योंकि जब हमारी जनरेशन ही वीक हो जाएगी तो मेंटली वीक, फिजिकली वीक, हर तरह से वीक, फिर क्या ऐसे काम चलेगा भाई? हम कहते हैं हम श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, है ना। श्रेष्ठ तो तभी बनेगा ना जब सब श्रेष्ठ होंगे। अगर हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा कमज़ोर हो गया, ड्रग में चला गया, कैरेक्टर ख़राब हो गया, सेहत ख़राब हो गई, कुछ और ख़राब हो गया, तो कैसे बात बनेगी? तो ड्रग्स तो ऐसी चीज़ है कि इससे तौबा करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा पाप है, ये इट इज़ अ बिग सिन, वी हैव टू अवॉइड दैट। और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो ऋषिराज मौर्य, मेरा सैल्यूट है आपको। थैंक यू। आपको, आपकी पूरी इनविंसिबल टीम को मेरा सैल्यूट है। और मैं साफ बोलता हूँ कि आई एम रेडी टू हेल्प यू, टू मेंटर यू, टू गाइड यू, टू मोटिवेट यू, टू इंसेंटिवाइज यू इन एवरी वे। जो भी मेरे से होता मैं करूँगा आपके लिए हेल्प करने के लिए। आप लोग करो, आप लोग सफल हो, ये मेरी ख्वाहिश भी है, ये मेरी तमन्ना भी है, और ये मेरा आशीर्वाद भी है। थैंक यू है ना। उसके लिए जहाँ से जो भी हेल्प लेनी पड़ेगी लेंगे। यूएन में भी जो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए वहाँ भेजेंगे, आप वहाँ से जाओ, पार्टिसिपेट करो, लीडरशिप करो। उसके अलावा अमेरिका से बात करेंगे और कंट्री से बात करेंगे, जो सपोर्ट जहाँ से जो ले सकते हैं लेंगे। अपनी खुद की स्टेट गवर्नमेंट से लेंगे, अपनी खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे, और सब मिलजुल के काम करके अच्छा इसको पार करेंगे, अपने मिशन को कामयाब करेंगे। एंटी ड्रग कैंपेन हैज़ टू बिकम सक्सेसफुल एंड वी हैव टू मेक ए ड्रग फ्री इंडिया। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। इट वाज एक्चुअली वेरी शॉर्ट नोटिस जब हमने आपको बताया, और आपने बहुत कुछ मैनेज करके भी हमें ये टाइम दिया, और दिस इंस्पायरिंग वर्ड्स, और जिस तरह से आपने इस पूरा गाइडेंस दिया है, डेफिनेटली वी होप कि इसको हम, आप जो बता रहे हैं, ड्रग्स फ्री इंडिया करके छोड़ेंगे। नहीं, देखो आप एक बात और पूछना चाह रहे थे कि युवा को आगे क्या करना है। यस, वो एक स्पेसिफिक कंसर्न जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब स्पेसिफिक ड्रग एडिक्शन की जब बात करते हैं
तो इसके पीछे का जो स्टडी और रिसर्च जब हम देखते हैं तो उसमें एक एस्पेक्ट ये है कि कौन लोग हैं जो इजीली इसमें इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो जनरली वो लोग कि जिसके पास लाइफ में कोई हॉबी नहीं है, शौक नहीं है, अपना लाइफ का डायरेक्शन या गोल प्रॉपरली सेट नहीं है, तब जाके वो इसमें आ रहे हैं। मतलब पॉवर्टी और मैं बोल सकता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली पॉवर्टी का सिनोनिमी है इस तरह से देखे तो यूथ के लिए, तो वो एक मेजर रीज़न बनता है। तो आपका कोई स्पेसिफिक टेक या फिर आपका स्पेसिफिक कोई मैसेज जो आप देना चाहे यूथ को रिलेटेड टू दिस एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एम्प्लॉयबिलिटी या वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कुछ भी हो, मतलब एक यूथ को क्या करना चाहिए, व्हाट द यंग इंडिया एक्चुअली वांट्स? देखो सीधी बात है, हमें कुछ चीज़ों को आसानी से समझना चाहिए। जितनी आसानी से समझेंगे उतना हमारे लिए ईजी होगा। पहली बात ये मान के चलो कि 1% भी बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी। क्यों? जितनी आपकी पॉपुलेशन है, जितनी भाई पॉपुलेशन है आपकी, उसको आप देख लो कि भाई कितनी वैकेंसी हैं और डिवाइड कर लो, आपको पता लगे 1% को भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना? और आने वाले टाइम पे और भी शायद कम होंगी, क्योंकि नई साइंस जो आ रही है उसके हिसाब से कुछ जॉब्स और भी कम होंगी। जॉब श्रिंकेज इज द रियलिटी, वी हैव टू फेस इट। बट एट द सेम टाइम द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग, दे आर क्रिएटिंग न्यू जॉब्स। देयरफॉर बहुत ज़रूरी है हमें सबको ये समझना कि आने वाला युग, आने वाला समय उन युवाओं के लिए स्वर्णिम होगा जो थोड़ी मेहनत करके, अच्छी पढ़ाई करके और नई टेक्नोलॉजी की नई स्किल्स पे अपनी महारत हासिल कर लेंगे। ओके एआई, यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स है, क्वांटम है, साइबर सिक्योरिटी है, ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इनके लिए तुम लोग कोशिश करो। ठीक है ना? जो उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या उतनी आगे नहीं जा पा रहे हैं, वो कम से कम डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, डिजिटल सेल सीख लो। 3 महीने से 6 महीने के अंदर आप आसानी से सीख सकते हो और घर बैठे आप इतना तो काम कर ही सकते हो जो कि एक गवर्नमेंट की नौकरी के बराबर तो आप इनकम कर ही सकते हो। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, आपका एग्जाम्पल है, आपका पैशन है माउंटेनियरिंग, आपने अपना सिस्टम बना लिया, मैं माउंटेनियरिंग करूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप कर लिया, आप सक्सेसफुल हो। यस, भीमदेव है, उसने कर लिया कि जी मैं अपना टूरिज्म करूंगा। मेरे एक बच्चे हैं जो वहाँ पे केरला में, लड़की है, मेंटी है हमारी, उसने शुरू किया रेडीमेड गारमेंट्स बनाना। गांव में थी, उसके पास बेचारी के पास पैसा नहीं था, गरीब थी। कह रही मैं सर क्या करूं? मैंने कहा तेरे पे घर में कितनी जगह है? सर कहती मैं एक कमरा निकाल लूँगी, खाली कर लूँगी कमरा। उस कमरे में हमने उसको 10 मशीनों से शुरू कराया। 10 मशीनों से 10 लड़कियों को गांव में इकट्ठा करके उसने काम शुरू किया। पहले गांव के लोगों के लिए कपड़े तैयार करने शुरू किए, फिर थोड़े अच्छे से पैकिंग करके अच्छे करके कस्बे में 2-3 दुकानों पे बेचने शुरू किए। फिर वो 1-1.5 साल बात नहीं हुई मेरी, फिर अचानक उसका फ़ोन आया कि सर मैं सॉरी बात नहीं कर पाई आपसे, मैंने थोड़ी अच्छी खबर देनी है आपको। मैंने कहा बताओ। तो उसने क्या अच्छा काम किया ऋषिराज मौर्य कि उसने मेरे को बताया कि कोचिन में जो फैशन टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट है, वहाँ की जो 2 टॉपर लड़कियाँ हैं उनको हायर कर लिया उसने, 60 मशीनें कर ली और फर्स्ट क्लास शोरूम जो है उसका अब कोचिन में चल रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप, और लड़की 12वीं पास नहीं है। मेहनत, क्लैरिटी, एफर्ट। कुछ कश्मीर के बच्चों को मैंने कहा क्या कर सकते, यहाँ तुम्हारे कैंसर क्या करें? मैंने तो देखो तुम्हारे यहाँ रोज़ उगता है बड़े आराम से, अच्छा क्वालिटी का रोज़ उगता है, आप इसकी सिर्फ कटिंग पैकिंग सीखो। उनको बच्चों को लाए, हमने दिल्ली में सिखा दिया और दिल्ली में 1-2 कॉन्टैक्ट से हमने बातचीत करा दी। उसके बाद उन्होंने खुद ही अपना बिजनेस सेटअप किया है। रोज़ लाते हैं, मतलब रोज़ काटते हैं, पैक करते हैं कश्मीर से और बायर भेज देते हैं दिल्ली। वो बच्चे जो है 3 या 4 बच्चों का ग्रुप है और वो 5-6 लाख रुपए महीने की आराम से अपनी सेल कर रहे हैं। नहीं, सेल्स तो शायद ज़्यादा होगी, इतने पैसे, थोड़ी इनकम, प्रॉफिट अच्छा उनका। ठीक है ना? फिर पंजाब के कुछ बच्चे थे, बठिंडा या किसी डिस्ट्रिक्ट के मेरे पास थे वहाँ पे, वो तो कहने से क्या करें? मैंने यार देखो तुम लोग ज़्यादातर ना वो मैकेनिक वाला काम तुम लोग अच्छा लगता है तुमको। हाँ सर अच्छा लगता है। तो उनको मुद्रा लोन दिलाया और गाँव में वर्कशॉप खुलवा दी। अच्छा, ट्रेनिंग कराई ऑटोमोटिव रिपेयर की और गांव में वर्कशॉप खोल दी। अब आज के दिन हर गांव में 200, 300, 400 स्कूटर, 2 व्हीलर हैं, मोटर बाइक। हर गांव में 50, 60, 100
कारें भी हैं, हर एक गांव में 2-3 बसें हैं, और हर एक गांव में 30-40-50 ट्रैक्टर भी हैं। तो पहले तो गांव का ही बिजनेस काफ़ी है। फिर जब आप खोल रहे हो तो आसपास के 2-4 गांव में काम आपका हो जाता है। फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, मुद्रा से लोन लिया था, टकाटक काम हो गया उनका। उसके बाद एक और आपको एग्जांपल देता हूं मैं। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने हमारी एक सजेशन को एक्सेप्ट किया है, जिसके अंदर मोबाइल रिपेयर की ट्रेनिंग दे करके और पूरा उनको इक्विपमेंट दे के हैंड होल्डिंग करके उनका गांव में काम सेटअप कराने का। मोबाइल रिपेयरिंग वर्क, मोबाइल रिपेयरिंग। मुद्रा लोन ले रहे हैं 5 लाख रुपए का, उसमें मेरे ख्याल कर्नाटका गवर्नमेंट थोड़ी सी शायद कुछ सब्सिडी दे रही है, करके वो काम शुरू करते हैं। 3 साल में, 2.5 साल में, 2 साल में वो अपना लोन पूरा कर लेते हैं। और ट्रेनिंग पार्ट भी उसमें इंक्लूड है। हाँ, उसके बाद जो है आप ये देखो कि वो बच्चे आराम से, जब तक लोन नहीं जाता है तब तक तो 35-40 हज़ार रुपये पर मंथ कमाते हैं। जैसे ही लोन पूरा हो जाता है 70-80 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए तक महीना अच्छे से कमा रहे गाँव में बैठ के। तो एंटरप्रेन्योरशिप के कितने आइडिया आप सीख सकते हो, कितने ही कर सकते हो, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। आने वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्वांटम है, और ये आपकी साइबर सिक्योरिटी है, आईटी है, जेनरेटिव एआई है, चैट जीपीटी है, दुनिया भर की चीज़ें। अभी एक कोई ग्रुप है यंग बच्चों का, दे आर गोइंग टू सेट अप वर्ल्ड्स बेस्ट फिल्म मेकिंग सेंटर इन बॉम्बे। वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्नोलॉजी। इज दैट बेस्ड ऑन आईए? सब कुछ है उसमें, ओके, ठीक है ना। सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट चिल्ड्रन कैन डू। देयरफॉर व्हाट यू डू इज, फर्स्टली वो याद करो मूवी आपकी 3 इडियट्स, 3 इडियट्स, कि जो आपका पैशन है उससे रिलेटेड काम करो। yes. उसमें आपका दिल लगेगा, अच्छा काम कर पाओगे, अच्छे पैसे कमा पाओगे। वो कहते हैं ना, काम वो करो कि जो तुम फ्री में करना चाहो, हाँ, और मेक दैट योर कैरियर। अच्छा बनेगा। गवर्नमेंट की जॉब पे बहुत ज़्यादा निर्भर करने की ज़रूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योर करने की कोशिश करो। अगर वहाँ तक नहीं हिम्मत बनती है या किसी कारण नहीं चल पाता है तो किसी अच्छे एंटरप्रेन्योर के साथ काम कर लो, नौकरी कर लो वहाँ, वो ठीक है, ठीक है ना। अच्छे लोगों के साथ काम करोगे, तुम्हारी इनकम ठीक होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देश को, पूरे देश में गांव-गांव में हमने हज़ारों एंटरप्रेन्योर पैदा करने हैं, और ये अभी मुहिम चल पड़ी है। बहुत बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं रोज़ाना देखता हूँ कोई बच्चा कहीं अच्छे तरीके की ड्रोन बना रहा है, कोई बच्चा कुछ और नई टेक्नोलॉजी बना रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे, और बहुत मौके हैं, और आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। आप जो काम कर रहे हो उसके लिए भी, बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई के लिए, जो बच्चे स्किलिंग कर रहे हैं उनको उसके लिए, और जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, जो यूपीएससी कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद, थैंक यू।